हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए यह एक आवंटन समस्या दी हुई है। कह रहा है किसानों की एक सहकारी समिति के पास दो फसलों x और y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। फसलों x और y से प्रति हेक्टेयर लाभ का अनुमान क्रमशः 10,500 रुपये और 9,000 रुपये का लगाया गया है। फसलों x और y के लिए अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर तथा 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबद्ध तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों के जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक ना हो। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए सहकारी समिति है किसानों की, यह दो प्रकार की फसल x और y उगाती है, ठीक है। और इसके लिए इनके पास कितनी भूमि है? 50 हेक्टेयर भूमि है। और x फसल के प्रति हेक्टेयर पर इनका अनुमानतः लाभ 10,500 रुपये का है और y फसल के प्रति हेक्टेयर पर अनुमानतः लाभ 9,000 रुपये का है। फसल x और y जब उगाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए यानी कि उसमें अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि फसल x के प्रति हेक्टेयर में 20 लीटर और फसल y के प्रति हेक्टेयर में 10 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी खेत में आप शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल करोगे, जब बारिश होगा तो बारिश होने से इसमें क्या होगा? पानी लगेगा और पानी वह बह कर कहाँ जाएगा? जहाँ गड्ढा होगा इधर। तो वही यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबंध तालाब पर, अच्छा इससे जो जुड़ा नाली है वो वहाँ का पानी कहाँ बह के जाएगा? तालाब में जाएगा, ठीक है। तो तालाब में जाएगा तो तालाब में जीवधारी जो होंगे, मछली होंगी, मेढक होगा, ये सब जो होंगे, तो इनके जीवन की सुरक्षा हेतु यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शाकनाशी द्रव आप इस खेत में इस्तेमाल करो, भूमि जो इस्तेमाल करो, वह 800 लीटर से अधिक ना हो, ठीक है। 800 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो फसल x और y उगाया जा रहा है, ये कितने कितने हेक्टेयर भूमि में उगाया जाए ताकि अधिकतम लाभ भी हो। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना फसल x के लिए x हेक्टेयर तथा फसल y के लिए y हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अब समझिए, यहाँ पर हमें महत्तम लाभ चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, अब थोड़ा समझिए क्या होगा। फसल x जो है इसको x हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है और फसल x के 1 हेक्टेयर भूमि पे उगाने पे 10,500 रुपये का लाभ होता है। तो जब x हेक्टेयर उगाया जाएगा तो 10,500 x लाभ हो जाएगा, प्लस फसल y के 1 हेक्टेयर उगाने पर 9,000 रुपये का अनुमानतः लाभ होता है। तो जब y हेक्टेयर उगाया जाएगा y फसल को तो कितना लाभ हो जाएगा? 9,000 y, तो टोटल ये प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे समझिए, ये दो फसल जो x y हैं, इनके x और y हेक्टेयर उगाए जा रहे हैं, तो टोटल ये भूमि हो गई और भूमि कितनी है? 50 हेक्टेयर है, यानी कि x प्लस y यानी कि भूमि टोटल जो होगी 50 हेक्टेयर में आप फसल उगाइएगा या उससे कम उगाइएगा। 50 हेक्टेयर से अधिक तो नहीं ना होगा जी। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि फसल x हेक्टेयर उगाया जाता है और 1 हेक्टेयर में 20 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे 20x शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल हो जाएगा, 20x लीटर, और प्लस में y हेक्टेयर उगाया जा रहा है y फसल को और एक हेक्टेयर में 10 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 10y ये शाकनाशी द्रव हो गया और शाकनाशी द्रव की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 800 लीटर होनी चाहिए, 800 लीटर से अधिक नहीं होगी, यानी कि ये टोटल शाकनाशी द्रव जो होगा 800 लीटर होगा या 800 लीटर से कम होगा। समझ गए? तो यहाँ से आप 10 कॉमन करके उधर भाग में ले जाओगे तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
जो फसल हेक्टेयर में उगाए जा रहे हैं ये 0 हेक्टेयर होंगे या 0 से अधिक होगा, निगेटिव तो नहीं ना होगा, तो यहाँ पे ऋणोत्तर व्यवरोध भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो हमारी रैखिक असमीकाएं आई हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को, ग्राफ खींचेंगे ना इसके लिए, यहाँ पे कर रहे हैं, रैखिक असमीका को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, इनको रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 50 और दूसरा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू में 80 हो जाएगा, समझे ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे दो चार्ट बना लेते हैं, इनका दो सोल्यूशन निकालेंगे तभी ना हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर दो चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग दो सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे दो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इनका ग्राफ खींच के इसका अधिकतम वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं, x y, x का 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 50, y का 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 50, x y, x का 0 रख देंगे तो y आ जाएगा 80 और y 0 रख देंगे तो x आ जाएगा यहाँ पर 40। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमने ग्राफ पेज ले लिया, यहाँ x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग यहाँ y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, यहाँ ले लेते हैं y और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक ही ना है जी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 काफ़ी है। अब इसके बाद देखिए 0, 50, तो 0, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा आपका 0, 50, ठीक है। और दूसरा है आपका 50, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 50, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पर रेखा खींचे तो वह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इस तरह ना जाएगी जी। चलिए ये हम लोग ले लेते हैं, इसका हम लोग समीकरण लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर में 50 था। दूसरे वाले के लिए देखते हैं 0 और 80, ठीक है, 0 और 80, तो 0 और 80 ये हो जाएगा, 0 और 80 ये हो जाएगा, और फिर है 40 और 0, 10, 20, 30, 40 ये हो जाएगा 40 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, देखिए, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यही हो जाएगा इनका प्रतिच्छेद बिंदु। आगे यहाँ पे यहीं पे ना प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। पहले हम लोग इसका समीकरण लिख देते हैं, इसका समीकरण क्या था, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80। अब इसके बाद हम लोग यहाँ हल क्षेत्र का पता करेंगे। तो हल क्षेत्र के लिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 0, 0 पर असमीकाएं, इसको चेक करते हैं, 0, 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं क्या हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे सत्य है, यहाँ लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ये सत्य है। दूसरे वाले में इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80 बिल्कुल सत्य है, ये दोनों सत्य हो रहा है। तो जब दोनों सत्य हो रहा है तो हल क्षेत्र क्या होगा, तो दोनों इसके इधर यानी कि यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोणीय बिंदु किस तरह से लेंगे, तो ये मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक 0, 0, फिर उसके बाद ये A हो जाएगा 40, 0, यहाँ पर ये आपका B ले लेते हैं और यहाँ आपका C ले लेते हैं, ठीक है। चलिए और ये प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10, 20, 30 और यहाँ से 10, 20 यानी कि 30, 20, x का 30 और y का 20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु O 0, 0, A 40, 0, B 30, 20 तथा D
तथा सी 0,50 है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है ना जी इसका मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये चार्ट ले लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिख देते हैं z इक्वल टू में जो दिया था 10,500 x और प्लस का 9,000 y, ठीक है, ये ना दिया था। चलिए कोणीय बिंदु यहाँ ले लेते हैं। कोणीय बिंदु जो दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए 0 0, वैसे तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, एक और हमें इसमें लेना होगा, ठीक है। फिर है आपका 40 0, 30 20 और यहाँ 0 50। ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ 40 और क्या है जी 0 है, तो 40 में हम लोग गुना कर देंगे कितना 10,500 से। 10,500 जो है 10,500 इसमें गुना करना है आपको 40 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। ये तो 0 ना हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो। अब चलिए इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ 10,500 में ये रखेंगे ना x और y के मान, तो 10,500 में गुना करना है आपके 30 से, तो कितना आ जाएगा 3,15,000, ठीक है। और प्लस में 9 दूना 18 हो जाएगा ना, 9 दूना 18 और 4 को 0 लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 4,95,000। चलिए इसको रखेंगे तो 5 में 9 यहाँ 0 हो जाएगा और 5 9 45 और ऊपर लग जाएगा यहाँ पर 4 को 0, ठीक है, 4,50,000। तो मैक्सिमम में ही ना हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यही हो रहा है एट 30 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः फसल X के लिए 30 हेक्टेयर तथा फसल Y के लिए 20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ 4,95,000 रुपए हो सके। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे उत्पादन संबंधी समस्या दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। देखिए क्या कर रहा है कि एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के 2 नमूने A और B बनाती है, ठीक है। नमूने A के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, जबकि नमूना B के प्रत्येक नग के लिए 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने के लिए 3 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 हैं। कंपनी नमूना A के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपये का तथा नमूना B के प्रत्येक नग पर 12,000 रुपये का लाभ कमाती है। नमूना A और नमूना B के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या होगा, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। समझ लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 तरह के प्रोडक्ट बना रही है एक कंपनी A और B, 2 प्रकार के नमूने बनाती है। अच्छा, प्रत्येक जो नमूना A बना रही है उस पर 9 श्रम घंटा लग रहा है और नमूना A पर जो पॉलिश करने का समय लग रहा है वह श्रम 1 घंटे का लग रहा है, ठीक है।
नग बनाने के लिए 9 घंटा लग रहा है और पॉलिश करने के लिए 1 घंटा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में 9 घंटा लग रहा है और उस पर पॉलिश करने पे 1 घंटा लग रहा है। और जो दूसरा नमूना भी है उसके निर्माण में लग रहा है 12 घंटा मेहनत लग रहा है और 3 घंटा उसको पॉलिश करने पे लग रहा है। और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है कि ए जो बन रहा है उसके प्रत्येक नग पे 8,000 रुपये का और बी पे प्रत्येक नग पे 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ ये भी कह रहा है कि अधिकतम समय दिया गया है बनाने के लिए 180 घंटे और पॉलिश करने के लिए 30 घंटा। तो नमूना ए और बी जो है ये कितने कितने नग बनाए जाए प्रति सप्ताह कि लाभ अधिकतम हो। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कंपनी मॉडल ए या नमूना ए का एक्स तथा नमूना बी का वाई नग बनाना चाहती है या बनाती है, ऐसे कर लेते हैं, बनाती है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं जो हमारा डाटा दिया है उसको हम लोग इसमें लिख सकें। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 4 रो और 4 कॉलम इसमें हम लोग ऐसे बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बनाने में जो समय लगता है उसको, बनाने में समय जो लगता है यहाँ दिया है घंटा में, और यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिश करने में समय, पॉलिश करने में समय, पॉलिश करने ये भी लिख देते हैं घंटे में। ठीक है। अच्छा, 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, देख लीजिए, नमूना ए और दूसरा नमूना क्या है, बी है। और यहाँ पे लिख देते हैं अधिकतम, या फिर अधिकतम ही लिखते हैं, अधिकतम जो समय दिया गया है वो। ठीक है, या उपलब्धता लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा, उपलब्धता। ठीक है, समय की जो उपलब्धता है वो। देखिए नमूना ए जो है उसके प्रत्येक नग के निर्माण में 9 घंटा लगता है, समय बनाने में 9 घंटा लगता है और पॉलिश करने में 1 घंटा लगता है। नमूना बी के प्रत्येक नग के निर्माण में 12 घंटा और उसके पॉलिश करने में 3 घंटा लगता है। और बनाने के लिए टोटल समय उपलब्ध है मैक्सिमम 180 घंटे का और पॉलिश करने के लिए अधिकतम 30 घंटे का समय उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, इस पे लाभ जो हो रहा है उसको यहाँ पे लाभ दर्शा दे रहे, लाभ है ना, लाभ रुपए में प्रति नमूना। देखिए कितना कितना लाभ हो रहा है, तो प्रत्येक नग पर ये 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है ए वाले पे, और बी वाले पे 12,000 रुपये का लाभ होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाना है हमें अधिकतम लाभ के लिए ना, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो एक्स संख्या में बन रहा है ए वाला, तो ए पे कितना लाभ होता है 8,000 रुपये प्रति पे, तो यहाँ एक्स बन रहा है तो 8,000 एक्स हो जाएगा, प्लस वाई बन रहा है बी नमूना, तो इस एक पे 12,000 लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे ये 8,000 एक्स हो गया और प्लस में 12,000 वाई हो जाएगा, है ना। एक पे 8,000 लाभ हो रहा है तो एक्स संख्या तो 8,000 एक्स हो जाएगा, और इस पे 12,000 हो रहा है नमूना बी पे, और वाई बन रही उनकी संख्या तो 12,000 वाई आ जाएगी। चलिए फिर अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे समय के हिसाब से यहाँ पर 2 समीकरण और तैयार करेंगे। तो देखिए नमूना एक्स ए को बनाने में 9 घंटा लगता है, एक नमूना ए को बनाने में 9 घंटा लगता है, तो एक्स नमूने को बनाने में 9x लग जाएगा, और प्लस
बी को बनाने में एक नमूना बी को बनाने में 12 घंटा लगता है और वाई उनकी संख्या है तो 12 वाई हो जाएगा। और अधिकतम हमारे पास समय कितना दिया है उपलब्धता 180 घंटे का। ठीक है, चलिए इसमें से हम लोग कॉमन 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 180। ये जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, अच्छा दूसरे के लिए यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30 और यहाँ पे साथ ही साथ आपका ऋणोत्तर विरोध भी आएगा। x का वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल होगा y भी, यानी कि नग का जो संख्या होगा 0 या 0 से अधिक होगा ना जी। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दो असमीकाएं यहाँ पे हमें ये मिल रही है रैखिक असमीकाएं, तो हम लोग इन्हीं का नाम खींचेंगे। लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 60 और यहाँ x प्लस का 3y इक्वल टू में 30। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो चार्ट बना लेते हैं इनके लिए, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ खींचेंगे। चलिए हम लोग इनके दो सॉल्यूशन इसमें निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमने दो चार्ट यहाँ पे ले लिए, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर x y, x का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो यहाँ 15 आ जाएगा। y का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो 20 आ जाएगा। x का मान यहाँ 0 रखेंगे ये जाएगा भाग में तो y का 10 आ जाएगा और y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ 30 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो ये हमने यहाँ ग्राफ ले लिया है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं यहाँ y एक्सिस। ध्यान से देखो, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ पर आपका x डैश, y और ये आपका y डैश। देखिए यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 0,15 तो ये हो जाएगा 0,15। दूसरा है 20,0 तो ये हो जाएगा 20,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी और इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 60। दूसरे के लिए देखते हैं 0,10, ये हो जाएगा 0,10 और दूसरा हो जाएगा 30,0। यहाँ पे हो जाएगा 30,0। ध्यान से देखिए, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, यही ना आएगी आपकी रेखा। चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस का 3y इक्वल टू में 30। अब देखिए अब हल क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो हम लोग 0, 0 पर असमीकाओं को चेक कर लेते हैं। 0, 0 पर असमीकाएं, देखिए हमारी असमीकाएं ऊपर क्या है तो इसमें रखेंगे और एक इसके पहले था 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 लेस देन है ना जी 60 से, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरे वाले को चेक करेंगे, यही रहा 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 0 इज लेस देन 30 और इक्वल टू, तो ये भी सत्य दिख रहा है। तो दोनों सत्य है, इसलिए हल क्षेत्र आपका यह वाला क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा। तो हल क्षेत्र ये हो गया। इसके कोणीय बिंदु देखिए, एक ये बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु जिसका निशान 0, 0, एक ये हो जाएगा A, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद बिंदु B और एक ये C। तो ये B का निर्देशांक क्या होगा पहले इसका पता करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में। तो 3x प्लस का 9y है ना और बराबर में 90 हो जाएगा। 3 से गुना करें ना जी। चलिए, और यह है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 60। चलिए यह माइनस 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 ये कट जाएगा। 5y इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। y का मान 6 हम लोग इसमें रख देते हैं।
तो यहाँ 6 रख देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। y का मान यहाँ 6 रखेंगे तो 6 तिया 18, 18 जाके उधर घट जाएगा, तो 18 जाके घटेगा तो x का आपका 12 आ जाएगा। तो x का 12 और y का 6, x का 12 और y का 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 20,0, B 12,6 तथा C 0,10 है, तथा C 0,10 है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इनके मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक ये चार्ट बना लेते हैं। चलिए हो गया ये। अब इसके बाद देखिए, चलिए सॉरी, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। यहाँ पे 4 वैल्यू है ना, एक और इसमें बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं जो z इक्वल टू में दिया था, z इक्वल टू ऊपर क्या था जी, तो 8000x प्लस 12000y, 8000x प्लस 12000y। ध्यान से देखिए, कोणीय बिंदु को यहाँ पर लिखते हैं। क्या है कोणीय बिंदु? 0 0, फिर 20 0, फिर 12,6 और 10, यही ना है जी कोणीय बिंदु। चलिए तो हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 8 दूना 16 और इस पे लग जाएगा 3 और एक 4 को 0, 1,60,000। इसमें रखेंगे तो 12 8 96 और इस पे 3 को 0 लगेगा और प्लस में इसमें इससे गुना करेंगे तो 12 6 72 और इस पे भी 3 0। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 168,000, 1,68,000। और इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है किस पे, एट 12,6 पर। तो हम लोग यहाँ पे 12,6 पे हो रहा है, तो 12 हो जाएगा आपका वैल्यू एक ए नग की संख्या और ये बी नग की संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए जो नमूना था उसकी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः नमूना ए के 12 तथा नमूने बी के 6 नग होने पर लाभ या महत्तम लाभ 1,68,000 रुपए का होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पे जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।